स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमने लास्ट क्लास में कर लिया था पूरा, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूं। अगर हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर इसलिए डिफरेंट है क्योंकि उनका स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बॉन्डिंग भी सेम है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है दो मॉलिक्यूल्स में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, भाई उसके बिना तो आइसोमर ही नहीं होगा। दूसरा, डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स एंड ग्रुप्स। ये बात हमें डिस्कस करनी पड़ेगी, ये मेन बात इसकी है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक और चीज सेम होनी चाहिए, सेम बॉन्डिंग पैटर्न। सेम बॉन्डिंग, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस, थ्री डायमेंशनल स्पेस में अलग अलग ओरिएंटेशन है, तब ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स बड़े कॉमन हैं, बड़े सिंपल एग्जाम्पल हैं। वो एग्जाम्पल हम देखें अगर, तो जैसे आप जानते हो सिस एंड ट्रांस, Cl एंड Cl, H एंड H, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर, ये Cl के ओरिएंटेशन बदलने हैं, बस बॉन्डिंग नहीं बदलनी। हमने इससे पहली क्लासेस में जो पढ़ा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में बॉन्डिंग ही अलग होती है। टॉटोमर्स में बॉन्डिंग अलग, मेटामर्स में बॉन्डिंग अलग, पोजिशनल आइसोमर में बॉन्डिंग अलग, इसके अलावा चेन आइसोमर्स में बॉन्डिंग अलग, एंड फंक्शनल आइसोमर्स में बॉन्डिंग अलग। फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो जाएंगे तो बॉन्डिंग कहां से सेम रह जाएगी। यहां बॉन्डिंग सेम, बस एक सबसे मेजर डिफरेंस ये है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये तो सेम है। बाकी देखते हैं, पहले कार्बन पर ClH लगा है, पहले कार्बन पर ClH लगा है, ClH, यहां पहले पर ClH, दूसरे पर Cl एंड H लगे हैं डायरेक्ट, दूसरे पर Cl एंड H लगे हैं, लेकिन बस इसका ओरिएंटेशन डिफरेंट है तो बॉन्डिंग बिल्कुल सेम, लेकिन ओरिएंटेशन डिफरेंट है, इसलिए हम इसे स्टीरियो आइसोमर कह रहे हैं। अगर ये ओरिएंटेशन डिफरेंट होने का कारण, रीजन क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। क्यों ओरिएंटेशन ये डिफरेंट है, पहला स्ट्रक्चर दूसरा स्ट्रक्चर क्यों डिफरेंट है, डिफरेंट ओरिएंटेशन क्यों है? क्योंकि इस क्लोरीन क्लोरीन को आप एक साइड देख रहे हो, दूसरी साइड रोटेट करके नहीं ले जा सकते, तो ये अलग नॉन इंटर कन्वर्टेबल है, एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकते, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। अगर रोटेशन का रेस्ट्रिक्शन कारण है दो डिफरेंट ओरिएंटेशन होने का, तब हम उसको बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर को कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। और अगर इन दो अलग अलग ओरिएंटेशन वाले मॉलिक्यूल के ऑप्टिकल बिहेवियर अलग हैं, यानी ये प्लेन पोलराइज लाइट के लिए अलग अलग बिहेव करते हैं, तब हम इनको बोलेंगे कि ये एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स। मैं क्विक रिवीजन कर रहा हूं, मैं डिटेल में जा करके अगर आपको बताऊंगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तब तो बहुत फिर 3 क्लास 4 क्लास इसी के लिए रिक्वायर्ड है। मुझे जस्ट प्रॉब्लम्स करानी है, क्वेश्चंस कराने हैं, इसलिए मैं क्विक रिवीजन रिकॉल करा रहा हूं आपका। दोबारा देखो, स्टीरियो आइसोमर्स, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम बॉन्डिंग, डिफरेंट ओरिएंटेशन। डिफरेंट ओरिएंटेशन इसलिए है क्योंकि रोटेशन का रिस्ट्रिक्शन है। जैसे एल्कीन में आ जाता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में रोटेशन का रिस्ट्रिक्शन होने के कारण हम बोलेंगे कि ये एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं।
और अगर दो डिफरेंट ओरिएंटेशन के प्लेन पोलराइज लाइट के लिए बिहेवियर ही डिफरेंट आ रहे हैं, तब हम इनको बोलेंगे कि ये एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। ऑप्टिकल एंड स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स दो टाइप के हैं, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमर्स। पहले मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पर आता हूं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम किनको बोलते हैं? वो जिनमें ओरिएंटेशन डिफरेंट हो लेकिन रोटेशन का रेस्ट्रिक्शन होने के कारण अलग अलग ओरिएंट। क्यों होगा रोटेशन का रेस्ट्रिक्शन? आपको याद होगा जब हमने क्लास ली थी तो डिस्कस किया था, अगर सिंपल कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, सिंगल बॉन्ड में रोटेशन फ्री हो, इसको मैं घुमा सकता हूं पूरे को। सिंगल बॉन्ड में रोटेशन फ्री होता है लेकिन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है। तो रोटेशन रुक जाने का एक कारण होता है डबल बॉन्ड और दूसरा कारण होता है साइक्लिक रिंग। साइक्लिक रिंग में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ सकता है। भाई देखो, ये कार्बन कार्बन है, आप इसको फ्रीली घुमा सकते हो, इस कार्बन को इस कार्बन को, यहां कार्बन कार्बन के अलोंग रोटेशन किया जा सकता है, घुमा सकते हैं। इसको मैं ऊपर ले आऊं नीचे ले आऊं, घूमता रहेगा, ये कन्फर्मेशन बन जाएंगे, एक्लिप्स कन्फर्मेशन, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, आप जानते हो अच्छी तरह से। तो वो आइसोमर थोड़े ही हैं, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर थोड़े ही हैं। लेकिन आप अगर इसमें डबल बॉन्ड बना देते हो तो डबल बॉन्ड आने की वजह से रोटेशन रुक जाएगा। एक तो डबल बॉन्ड के कारण रोटेशन रुक जाता है और रोटेशन रुकने का दूसरा कारण है साइक्लिक रिंग बन जाना। अगर मैं इन दोनों को यहां बांध दूं किसी एक बॉन्ड से, एक रस्सी से बांध दिया, वही तो बॉन्ड है, तो अब ये ऊपर नहीं जा सकता, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो गया, रोटेशन रुक गया। रोटेशन रुक गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आने के चांस बढ़ गए। अब अगर दो ओरिएंटेशन वाले मॉलिक्यूल बनाएंगे हम तो वो एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल नहीं हो पाएंगे। दैट मीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए हमें दो बातें ध्यान रखनी है कि एक तो ये एल्कीन में पाया जाएगा, डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल एल्कीन के अलावा भी हो सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन भी हो सकता है, और एक टाइप के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जो सिंगल बॉन्डेड हैं लेकिन साइक्लिक हैं, वहां भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ सकता है। तो मैं अब वो पॉसिबिलिटीज आपको बता रहा हूं जहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की अपीयरेंस होगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पर बेस्ड बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है। मैं छोटी छोटी प्रॉब्लम अभी कराकर आपको रियलाइज भी कराऊंगा कि किस तरह से हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के साथ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को मर्ज करके प्रॉब्लम्स बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको बोला जाए कि ये एक स्ट्रक्चर है ब्यूटूइन, ब्यूटूइन को मैं दो पैटर्न पर लिख सकता हूं, डबल बॉन्डेड कार्बन CH3 CH3 H एंड H, इसको दोनों CH3 एक साइड आ रहे हैं तो मैं इसको बोलूंगा सिस स्ट्रक्चर है ये। एक और पॉसिबिलिटी जो कि रोटेशन के बाद नहीं आ सकती, रोटेशन तो होगा ही नहीं इसमें, लेकिन ये डिफरेंट ओरिएंटेशन है जिसमें CH3 अगर मैं इसको स्क्वायर बना दूं, एक होगा भी स्क्वायर क्योंकि ये प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो ये एक प्लेन में होगा। इस स्क्वायर के एडजेसेंट कॉर्नर पर हैं ये दोनों CH3 और ये डायगोनल पर हैं तो मैं इसको ट्रांस बोल दूंगा। ट्रांस एंड सिस ये दो टाइप के आइसोमर्स बनने पॉसिबल हैं ब्यूटूइन में। लेकिन अगर मैं ब्यूटवनीन की बात करता हूं, आता हूं अभी मैं वापस इस पर, ब्यूटवनीन देखो, ब्यूटवनीन में ऐसा मॉलिक्यूल होगा ब्यूटवनीन, लेकिन जब ब्यूटवनीन के आप स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करोगे, सबसे पहले तो डबल बॉन्डेड को sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से ट्राइगोनल प्लेनर लिखोगे। sp2 है तो 120 एंगल के साथ लिखा जाएगा ना। यहां पर मैंने H लिख दिया, यहां पर मैंने H लिख दिया, यहां पर मैं अब C2H5 लिखूंगा, यहां पर H लिखूंगा। ये नहीं करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। रोटेशन रेस्ट्रिक्शन अकेला कारण नहीं है, ओरिएंटेशन भी तो अलग अलग होने चाहिए। ये हाइड्रोजन तो दोनों सेम हो गए भाई, ये थोड़ी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ब्यूटवनीन कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ब्यूटूइन करेगा। तो दो दो रिक्वायरमेंट हैं हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए।
एक तो ए बी ओरिएंटेशन होना चाहिए। एक कार्बन पर ए बी यानी डिफरेंट, ए बी का मतलब दोनों डिफरेंट। दूसरे कार्बन पर ए बी मतलब दोनों डिफरेंट, ये एक्स वाई भी हो सकता है, ये दोनों डिफरेंट हो बस। कभी ए बी ढूंढो तो दूसरा एक्स वाई मिल गया तो भी बस के ए बी नहीं है तो ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। हमें डिफरेंट से मतलब है। दैट मीन्स ये जो मैंने ऊपर, मैं वापस आ रहा हूं पहले वाले स्ट्रक्चर पर, ये वाले जो मैंने कार्बन कार्बन लिखे थे, इन पर ए बी ओरिएंटेशन रिक्वायर्ड है। ए बी ओरिएंटेशन, ये ए मैंने कह दिया, हाइड्रोजन को मैंने बी कह दिया, इस CH3 को ए कह रखा है, हाइड्रोजन को मैं बोल रहा हूं कि ये बी है, ये बी है, ये बी है। अगर यहां ए बी की जगह एक्स वाई बी है, एक क्लोरीन है एक ब्रोमीन है, दोनों डिफरेंट है ए बी, ये वाले भी दोनों डिफरेंट है लेकिन इससे भी अलग हैं, ये एक H हो गया और एक CH3 हो गया। दिस विल ऑल्सो शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ये ए बी तो नहीं है ना, देखो Cl एंड Br है, ये ए बी, ये तो ए बी नहीं है। ए तो तब होता ना जब ये Cl होता, ये तो H आ गया, डिफरेंट हो गया, तो मैं इसको कहूंगा ए बी एंड एक्स वाई। तो जो थ्योरी है वो इनफैक्ट क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन पर या जिन कार्बन पर रोटेशन रुका हुआ है, या कार्बन भी बाहर हटाओ, जिन एलिमेंट पर रोटेशन रुका हुआ है वहां दो डिफरेंट ग्रुप लगे हों बस, ये डिफरेंट हैं, ये वाला डिफरेंट है, ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा, ये दोनों डिफरेंट हैं, ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर शो करेंगे तो इनका हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी लिख सकते हैं। तो आपको बेसिक बात पता चल गई होगी, आई थिंक डबल बॉन्डेड की अभी पता चली है। साइक्लिक वाले में बिल्कुल अलग से डिस्कस करूंगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। मैं आज की क्लास में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही डिस्कस कर पाऊंगा क्योंकि बड़ा टॉपिक है, ऑप्टिकल को जल्दबाजी में फिर रह जाएंगी चीजें, तो मैं डिटेल से ही प्रॉब्लम्स आपको कराऊंगा सिर्फ। तो अभी मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के। और जैसे अगर कहा जाए क्वेश्चन, हाउ मैनी एल्कीन्स आर पॉसिबल इंक्लूडिंग, बस ये क्वेश्चंस आपके काम के हैं, एल्कीन्स आर पॉसिबल इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जी आई मतलब ज्योमेट्रिकल, जी फॉर ज्योमेट्रिकल, आई मींस आइसोमर्स, इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स formed by C4H8। क्वेश्चन दे दिया, जल्दी से करके बताओ, डिस्कस बाद में करूंगा, 30 सेकंड दे रहा हूं, 30 सेकंड के बाद जल्दी से आप आंसर्स चैट बॉक्स में मुझे लिख करके बोलो। ऑब्जेक्टिव की तरह से लिख देता हूं और आपने इसे क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ा। हाउ मेनी एल्कीन्स, पहली बात है एल्कीन की से बाहर नहीं जाना, C4H8 से नॉन एल्कीन भी बन जाएंगे, ये भी तो बनेगा, लेकिन ये आंसर नहीं करना आपको, ये भी तो बनेगा एक, ये आंसर नहीं करना है, एल्कीन है क्योंकि। इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर, अब एल्कीन बनाओ, C4H8 के एल्कीन बनाओ, एक ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन एंड 2 मिथाइल प्रोपीन, ये 3 एल्कीन बन गए। ये तो एल्कीन बने लेकिन इंक्लूड क्या करना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर इंक्लूड करना है। पहले वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनाएगा एल्कीन, ब्यूट 1 इन तो बनाता नहीं है, तो मुझे पहले का क्या लिखना चाहिए, 1 लिखना चाहिए, ओनली 1 स्ट्रक्चर इज पॉसिबल। दूसरे वाला ब्यूट 2 इन, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया है, सिस ब्यूट 2 इन, ट्रांस ब्यूट 2 इन, इसके 2 स्ट्रक्चर मिलेंगे। 3 मत बता देना कि एक ये सामने लिखा है, एक सिस है एक ट्रांस है, इसी के तो सिस ब्यूट 2 इन का ही तो सिस बनेगा, ब्यूट 2 इन का ही तो ट्रांस बनेगा। तो 1
दो इसके बन गए, और इसमें तो ज्योमेट्रिकल बनेगा नहीं क्योंकि दोनों एच कॉमन है, ए बी ओरिएंटेशन ही नहीं है, ओनली वन ओरिएंटेशन जो सामने लिखा हुआ है बस वो। तो 1 + 2 + 1, टोटल 4 आंसर होना चाहिए हमारा। ये है अप्रोच क्वेश्चन करने की। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, क्वेश्चन करने की अप्रोच बताना चाह रहा हूं, कैसे सोचना है क्वेश्चन को। छोटे छोटे क्वेश्चन में ही गलती होती है, बड़े क्वेश्चन तो होते ही नहीं किसी से, या फिर बड़े क्वेश्चन में गलती कम होती है, जो करता है फिर वो गलती नहीं करता। सारी दुनिया करेगी क्वेश्चन और उसमें से बहुत सारे लोग गलत करेंगे, आपको गलत करने वालों में नहीं होना है बस। और सिंपल चीजें सोच करके ही बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत हाई फाई चीज के पीछे दौड़ करके नहीं होती है। तो आई होप कि ये वाली बात आपको समझ लग गई है। क्या क्वेश्चन पूछा गया? हाउ मेनी एल्कीन्स इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल बाय C6H12 के हमें टोटल एल्कीन बनाने हैं, साइक्लिक नहीं बनाने पहली बात। और वो वाले एल्कीन बनाने हैं, कंडीशन दे दी ना, कंडीशनल है, वो वाले एल्कीन बनाने हैं जिसमें 6 कार्बन की चेन हो, यानी स्ट्रेट चेन में 6 कार्बन एटम्स हो। तो कम हो जाएंगे, दैट मीन्स अगर हमसे सारे बनवा लेते फिर तो बहुत सारे बनते। 5 कार्बन में ब्रांच मिथाइल की, 4 कार्बन में 2 मिथाइल, ऐसे करके बहुत बन जाते। तो इसको जल्दी से सॉल्व करके बताओ मुझे, इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल। लेकिन क्योंकि अब ज्योमेट्रिकल भी हमें इंक्लूड करना है तो ज्योमेट्रिकल इंक्लूड करके बताना है। करो ट्राई, शाबाश। ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका होता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर सबसे बाद में सोचो आप। हम सबसे पहले ये सोचें कि 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन कार्बन की एल्कीन कितने बनेंगे, ज्योमेट्रिकल देखेंगे बाद में। 6 कार्बन के एल्कीन बनाओ आप सबसे पहले। 6 कार्बन के जब एल्कीन बनाओगे तो एक तो बन जाएगा हेक्स 1-इन, 1 2 3 4 5 6, एक तो हमने ये बना दिया। उसके बाद दूसरा 6 कार्बन का एल्कीन एक ये बना दिया, 1 2 3 4 5 एंड 6। तीसरा एक और मैं बना सकता हूं, डबल बॉन्डेड कार्बन को मैं 1 2 3 4 5 एंड 6। चौथा स्ट्रेट चेन कार्बन का एल्कीन मैं नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं डबल बॉन्ड को इधर लिख दूंगा तो काउंटिंग तो फिर इधर से 1 2 2 एल्कीन 2 पोजीशन पर 2 इन बनेगा, ये 2 इन तो मैं बना चुका हूं, तो मैं 1 इन लिख रहा हूं, हेक्स 1 इन। ये हेक्स 2 इन है, ये हेक्स 3 इन है। अगर मैं डबल बॉन्ड और आगे बढ़ाता हूं तो गिनती फिर इधर से होगी 1 2, तो 2 पे तो मैं लिख चुका हूं, तो बस 3 बनेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि C6H12 के 6 कार्बन स्ट्रेट चेन रखते हुए स्ट्रक्चरल आइसोमर बताओ और वो सब एल्कीन होने चाहिए, तो आप आंसर 3 करते। लेकिन अब इसमें एक और जो है, ये इन्होंने सफिक्स दिया हुआ है, ऐड कर रखा है, और वो क्या है? वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर पहले वाला स्ट्रक्चर तो नहीं बनाएगा, इसको तो मैं एक ही काउंट करूंगा क्योंकि यहां 1 कार्बन पर H एंड H लगे हुए हैं दोनों, यानी यहां पर ए बी ओरिएंटेशन नहीं है। हमें क्या चेक करना होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए? डबल बॉन्डेड कार्बन पर ए बी ग्रुप होने चाहिए। अब ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, दोनों H कॉमन है, तो ये तो ज्योमेट्रिकल नहीं बनाएगा, तो बस ये ओनली वन स्ट्रक्चर विच इज रिटन। ये हो गया 1, एक काउंट करूंगा मैं इसे, 2 काउंट नहीं करूंगा। अब ये वाला स्ट्रक्चर है हेक्स 2 इन। हेक्स 2 इन को मैं 2 तरह से लिख सकता हूं, सिस एंड ट्रांस। कैसे लिखूंगा सिस? डबल बॉन्डेड कार्बन CH3H, यहां कार्बन नंबर 3 पर ये 3 ग्रुप आ जाएंगे। ये दोनों हाइड्रोजन सेम पोजीशन पर होने की वजह से मैं इसको सिस बोल सकता हूं स्ट्रक्चर को। एक और पॉसिबिलिटी हेक्स 2 इन में और है, हाइड्रोजन में इसका ऊपर लिख दूं, ये वाला ऊपर हाइड्रोजन कर दिया, और इस कार्बन को मैंने नीचे लिख दिया, ये अपनी जगह पर लिखा रहने दिया। ये ओरिएंटेशन बोले जाएंगे कि ये ट्रांस है, दोनों हाइड्रोजन अपोजिट आ गए तो इसे ट्रांस बोलूंगा मैं,
क्या नाम मैं लिखूंगा इसका? सिस हेक्स-2-इन, ट्रांस हेक्स-2-इन। इसके 2 काउंट होंगे ये स्ट्रक्चर, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसके बन गए। अब मैं आ गया इस पर। इसमें मैंने फिर बनाने की कोशिश की। 3 और 4 कार्बन पर 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। कार्बन नंबर 3 एंड 4 पर, यहाँ 2 पर लगा हुआ है, सॉरी 3 पर लगा हुआ है इथाइल ग्रुप एक, और एक हाइड्रोजन भी है। कार्बन नंबर 4 पर एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये इथाइल ग्रुप ही तो है। 5 एंड 6 वाला कार्बन जो है एक H हो गया, ये हम सिस बोल सकते हैं इसको। और एक डबल बॉन्डेड कार्बन पर इथाइल ग्रुप अपनी जगह रखते हुए मैं यहां हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज कर देता हूं। इन हाइड्रोजन की वजह से मैं इसको ट्रांस बोलना शुरू करूंगा। ये हो जाएगा ट्रांस हेक्स-3-इन। ये हो जाएगा सिस हेक्स-3-इन। तो 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, तो टोटल गिन लो 1 2 3 4 5। हमारा आंसर 5 होना चाहिए। यही आपको नंबर ऑप्शन में मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है ये भी। 3 4 5 6, तो वही वाली पॉसिबिलिटीज लिखी होती हैं, जो गलतियों के चांस होते हैं वही वाले लिखे होते हैं। तो 5 आंसर जिन लोगों ने किया है उनका आंसर ठीक आंसर है। आई थिंक ये बात आपको समझ लग गई होगी। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं इसके अलावा। ये जो क्वेश्चन मैंने सामने लिखा है, हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, GI मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर, आर पॉसिबल बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, मतलब इस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स कौन कौन से हैं। 2 कार्बन है, एक हाइड्रोजन, एक ब्रोमीन, एक फ्लोरीन, एक क्लोरीन। इनके सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाने हैं। सिंपल सी बात है, पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर्स लिखने हैं जितने, वैसे ही हमने अभी एल्कीन की प्रॉब्लम्स की हैं सॉल्व। जितने भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन सकते हैं वो आप लिख लो। फिर हर स्ट्रक्चर से देख लो कि ज्योमेट्रिकल कौन से बना रहे हैं। जो ज्योमेट्रिकल बना रहे हैं वो आप लिख करके बता दो। ये हमारा आंसर रहेगा। अब इसको मैं अगर ऑब्जेक्टिव बना देता हूं तो मैं नंबर लिख देता हूं यहां। आंसर किसी का 4 आएगा, किसी का 5 आएगा, किसी का 6 आएगा, किसी का 7 आएगा। इनमें से एक कोई सा आंसर है। इसको जल्दी से आप सॉल्व करके बताओ। मैं आपको 1 मिनट देता हूं इसको सॉल्व करने में। क्या करना था हमें इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बताने हैं, हर स्ट्रक्चरल आइसोमर से ज्योमेट्रिकल आइसोमर बता देने हैं। तो हम स्ट्रक्चरल आइसोमर लिख लें। 2 कार्बन है, ऐसे एकोमोडेट कर सकते हैं बस। हाइड्रोजन एक है, तो मैं स्ट्रक्चर बना करके ही लिख रहा हूं। मैं अगर यहां Br कुछ भी लिख लो, रैंडम Br लिख लो, यहां Cl लिख लो, यहां फ्लोरीन लिख दो, हाइड्रोजन लिख दो। एक और स्ट्रक्चर मैं बनाता हूं, वो स्ट्रक्चर होगा C डबल बॉन्ड C, फ्लोरीन, ब्रोमीन मैं इधर ले आता हूं, Br, सही से लिखता हूं इसे, फ्लोरीन को F लग नहीं रहा है, ये हाइड्रोजन पहुंचा दिया इधर, Cl इधर। अब तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर बन गया ना भाई। डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन क्या कहती है? जब बॉन्डिंग डिफरेंट हो जाती है तो वो ज्योमेट्रिकल नहीं हो सकते। ये ज्योमेट्रिकल नहीं है एक दूसरे के। कार्बन पर फ्लोरीन हाइड्रोजन लगा है, कार्बन पर फ्लोरीन ब्रोमीन लगा है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं एक दूसरे के। डबल बॉन्डेड कार्बन पर मैं इस बार यहां हाइड्रोजन रहने देता हूं, फ्लोरीन दूसरी तरफ ले जाता हूं और यहां पर ले आता हूं क्लोरीन को। ये क्लोरीन लिख दिया मैंने, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन लिख दिया। यहां पर आ जाएगा फ्लोरीन और यहां पर ब्रोमीन। अब हम अगर चेक करते हैं, अगर मैं ब्रोमीन ले आता इधर फ्लोरीन के साथ, तो फ्लोरीन ब्रोमीन तो लिख चुका मैं एक साथ। ये 3 डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग है। पहला स्ट्रक्चर, अगर मान लो ये आपसे क्वेश्चन पूछा होता हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ दिस मॉलिक्यूल C2H BrClF आर पॉसिबल,
तो आप इसका आंसर 3 करते। स्ट्रक्चरल आइसोमर सिर्फ ये 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर क्यों हैं? क्योंकि इन तीनों की बॉन्डिंग डिफरेंट है। कार्बन पर फ्लोरीन हाइड्रोजन लगा है, कार्बन पर फ्लोरीन ब्रोमीन लगा है, कार्बन पर क्लोरीन हाइड्रोजन लगा है। नहीं, फ्लोरीन ब्रोमीन एंड क्लोरीन हाइड्रोजन, गलत कर दिया मैंने, ये गलत हो गया भाई। कैसे सही करोगे इसे? कैसे सुधारूंगा मैं अपनी गलती? इसी कार्बन पर अगर मैं फ्लोरीन के साथ यहां क्लोरीन लिख देता हूं तो ये बॉन्डिंग अभी तक नहीं लिखी गई। फ्लोरीन के साथ H है, फ्लोरीन के साथ Br है, फ्लोरीन के साथ Cl है, ये डिफरेंट बॉन्डिंग है। बचे हुए कौन है बाकी? Br और यहां पर एक हाइड्रोजन। थर्ड टाइप की बॉन्डिंग ये 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब हमें देखना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये 3 तो हो गए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। मैंने क्या कहा अभी आपको बताया कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा होता कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ना बताओ, सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर बताओ, तो आप ये वाला 3 आंसर करते जो सामने लिखे हैं। तो मैं 1 के ज्योमेट्रिकल आइसोमर अगर बनाना चाहूं तो बना सकता हूं। फ्लोरीन के साथ आ रहा है यहां Br, सेम बॉन्डिंग रखते हुए मुझे इसका डिफरेंट ओरिएंटेशन लिखना है। डबल बॉन्डेड कार्बन पर Br में नीचे ले आऊं, क्लोरीन ऊपर ले आऊं, बॉन्डिंग सेम रखी, सेम कार्बन पर रखा, फ्लोरीन अपनी जगह पर, हाइड्रोजन अपनी जगह पर। तो ये फर्स्ट का ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। 2 स्ट्रक्चर काउंट करूंगा मैं इनको। सेकंड फर्स्ट से डिफरेंट है तो सेकंड का ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी डिफरेंट बनेगा। मैं क्या लिख सकता हूं यहां? फ्लोरीन एंड Br अपनी जगह पर, कार्बन पर क्लोरीन एंड हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज कर देनी है, क्लोरीन ऊपर हाइड्रोजन नीचे, ये लिख दिया मैंने आंसर। थर्ड पोजीशन पर, थर्ड पॉसिबिलिटी अगर मैं देखता हूं तो डबल बॉन्डेड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर, फ्लोरीन अपनी जगह पर, क्लोरीन अपनी जगह पर, ये हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन की पोजीशन को मैंने इंटरचेंज कर दिया। ये आ गया मेरा आंसर थर्ड का ज्योमेट्रिकल आइसोमर। 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए। हमारा आंसर 6 रहेगा। दैट मीन्स इस केस में हम अगर आंसर करना चाहेंगे तो आंसर सी करेंगे। ये अप्रोच रखी जाएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। 2-3 बार अभी बैठ करके दोबारा से भी कर लेना इसको। अगर किसी को बहुत अच्छी तरह से नहीं आया तो बॉन्डिंग डेफिनेशन पढ़ लो एक बार दोबारा से, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, पहले एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़ लो, तो वरना गलती लग जाती है ना। बेसिक क्लियर होगा तो डायरेक्ट नहीं करो, सिर्फ क्वेश्चन में मत उलझो, उससे रिलेटेड जो बेसिक है उसको जरूर क्लियर करो। बहुत सारे लोग इसमें उलझेंगे कि ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर क्यों है, ये वाला, तो बॉन्डिंग पर जाओ, इसकी स्ट्रक्चर को देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की डेफिनेशन को देखो, वहां से इसे सॉल्व करो। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं करने के लिए, एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं करने के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है ये, इसको सॉल्व करके बताना, ध्यान से करना इसको जरा। ये बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिखा है, इन 4 में से आपको बताना है। वैसे ये बताना तो बड़ा आसान है कि ज्योमेट्रिकल कौन नहीं शो करेगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा आपको इसका पता होना चाहिए। चलो जल्दी से 30 सेकंड में दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए। आपको अगर इससे इस क्वेश्चन से सीखना है तो ABCD के सब के स्ट्रक्चर लिखो और स्ट्रक्चर लिख करके फिर इसे एक्सप्लेन करना। 30 सेकंड दिए मैंने करने को सॉल्व, जल्दी से करो इसे। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हम मदद लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। नाइट्रोजन के डिटेल पर जाओ, हाइब्रिडाइजेशन देखो। जब आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो पाओगे कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, डबल बॉन्डेड। क्यों sp2 है? एक CH3 के साथ सिग्मा बॉन्ड, एक इधर सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर। लोन पेयर तो है ही, लिखा नहीं मैंने, जरूरी थोड़ी है मुझे लिख करके देना। एक लोन पेयर, एक सिग्मा बॉन्ड, एक और सिग्मा बॉन्ड, यानी 2 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर मिलकर के इसको sp2 हाइब्रिडाइज बना देते हैं। जहां sp2 हुआ वहां ये ट्राइगोनल प्लेनर हुआ, वही एल्कीन वाला स्ट्रक्चर आ गया कुछ कुछ इसका।
अब देखो मैं इसको ज्योमेट्री लिख रहा हूं इस मॉलिक्यूल की, जब मैं इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री लिखूंगा तो ये आएगा नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन CH3। सीधा नहीं लिख सकता मैं इसको, क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर हो गया ना ये CH3 पूरा। यहां पर कुछ भी नहीं, बस लोन पेयर, लोन पेयर का मैंने ऑर्बिटल दिखा दिया। ये यहां पर कुछ भी नहीं, बस ये लोन पेयर, लोन पेयर का मैंने ऑर्बिटल दिखा दिया। एक ओरिएंटेशन जो सामने लिखा हुआ है, वन मोर ओरिएंटेशन एंड इट कैन ऑल्सो शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर लाइक दिस। CH3 मैंने यहां इस पोजीशन पर लिखा, यहां इस पोजीशन पर लोन पेयर, H तो है नहीं, लेकिन H कोई जरूरी थोड़ी है कि एलिमेंट ही हो, लोन पेयर भी हो सकता है वो। यहां मैं ओरिएंटेशन चेंज कर देता हूं, CH3 हो गया, यहां पर लोन पेयर हो गया। ये दो, ये पहला वाला स्ट्रक्चर, ये सेकंड वाला स्ट्रक्चर, यानी इसके तो दो ज्योमेट्रिकल बन गए। हमारे से तो पूछा है नॉट, तो ये हमारा आंसर नहीं है। लेकिन आपको एडिशनल बात पता चल गई कि इस टाइप के मॉलिक्यूल, जरूरी नहीं कि एल्कीन ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, जहां भी रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होगा प्लस AB ओरिएंटेशन होगा। तो ये देखो एल्कीन जैसा हो गया ना, सिस जैसा लग रहा है CH3 CH3। बस ये जो सीधा लिख करके दे दिया, और क्या प्रॉब्लम सॉल्व करके सजा करके थोड़ी देते हैं आपको कि लो जी सॉल्व कर लो। मॉलिक्यूल लिख करके दे दिया आपको कि ये बताओ ज्योमेट्रिकल शो करेगा या नहीं, अब आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा। इस पर आते हैं, इसका ध्यान दो जरा, है क्या चीज ये ऑक्साइम है। जब आप एल्डिहाइड को हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, कीटोन के रिएक्शन हैं +2 के, और वहां भी मैंने शायद कहीं चलते फिरते बताया था आपको कि ऑक्साइम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। जो एल्डिहाइड के, दुनिया के सब एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर, फॉर्मेल्डिहाइड अगर मैं लूंगा तो HC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H दोनों कॉमन आ जाएंगे। बस फॉर्मेल्डिहाइड तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता ऑक्साइम बनाने के बाद, लेकिन बाकी सब ऑक्साइम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। मैं बना के दिखा रहा हूं इसका स्ट्रक्चर, जब हम स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरीके का आएगा। C डबल बॉन्ड N, नाउ दिस नाइट्रोजन इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, कार्बन तो है ही sp2, sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब मैं इसे सीधा नहीं लिख सकता, 120 120 120 एंगल पर लिखे जाते हैं। अपनी बेसिक हाइब्रिडाइजेशन की नॉलेज पर जाओ। व्हेन यू आर इन ट्रबल गो टू योर बेसिक्स। CH3H, ये CH3H मैंने ऐसे लिखा, और यहां नाइट्रोजन पर लिख दिया एक OH, एक लिख दिया लोन पेयर। एक पोजीशन पर तो नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, तो इस पोजीशन पे क्या लिखूं मैं, लोन पेयर, नाइट्रोजन का लोन पेयर। एंड एक और पॉसिबिलिटी है, C डबल बॉन्ड N, N का OH इस बार मैं नीचे लिख देता हूं, लोन पेयर में इस बार ऊपर लिख देता हूं। यहां CH3 अपनी जगह पर रहे, यहां H अपनी जगह पर रहे। H के साथ OH आया, H के साथ लोन पेयर आया, दो ओरिएंटेशन यही तो है, बॉन्डिंग नहीं चेंज की हमने, बॉन्डिंग सेम रखी। दिस B कैन ऑल्सो शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हमसे तो नॉट पूछा है। आ जाते हैं इस पर। अब ये C डबल बॉन्ड C N लोन पेयर CH3, sp2 हाइब्रिडाइज होने के कारण मैं इसको ऐसे लिखूंगा, लेकिन यहां भी CH3 है, यहां भी CH3 है। अब मैंने अगर इस CH3 को डाउनवर्ड लिख भी दिया, C डबल बॉन्ड N, नीचे कर भी सकता हूं मैं इसको, लेकिन आएगा तो अभी भी CH3 के साथ, ये ऊपर भी CH3 के साथ था, ये अभी भी CH3 के साथ CH3 है। जब मैंने नीचे कर दिया इसको, डाउनवर्ड कर दिया, तो भी CH3 के साथ CH3 है। ओरिएंटेशन चेंज नहीं हुआ, फ्लिप कर दिया, रोटेट कर दिया इसको, जैसे पन्ना पलट देते हैं उठा करके, पेज पलट देते हैं जैसे, ऐसे फ्लिप कर दिया, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। तो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल आइडेंटिकल हैं, दैट मींस दिस कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यही हमारा आंसर है। और फास्फोरस एंड नाइट्रोजन तो भाई एक ग्रुप में है, जो काम नाइट्रोजन करता है वही फास्फोरस करता है। फास्फोरस के पास भी लोन पेयर है भाई, ग्रुप 15 P ब्लॉक पढ़ा होगा कभी ना कभी, तो यहां पर नाइट्रोजन पहले होता है फिर फास्फोरस होता है, तो जो काम नाइट्रोजन कर रहा है वही। तो मैं इसका अगर स्ट्रक्चर लिखूंगा तो लिखूंगा C डबल बॉन्ड फास्फोरस हाइब्रिडाइजेशन, नाइट्रोजन लिख दिया देखो, क्योंकि रिजेंबल हो रहा था, दिमाग ने जल्दी पकड़ लिया इसको, रिजेंबलेंस को। यहां पर आएगा फास्फोरस, फास्फोरस के साथ लगा दिया H,
H के साथ एक लोन पेयर इस पोजीशन पर है, क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए CH3 के साथ एक बार H आ गया, यहाँ HCH3। अब मैं H डाउनवर्ड करूंगा तो H के साथ H आएगा, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये बनाएगा। ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमसे तो नॉट पूछा है। बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पर ऐसी प्रॉब्लम बिल्कुल मिल सकती है आपको, और ये बाहर नहीं है रेंज से, आपके सिलेबस का पार्ट है, कीटोन एल्डिहाइड का पार्ट है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो है ही अच्छी तरह से सिलेबस में। तो आई होप कि ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं करने के लिए, इसको भी सॉल्व करके बताओ। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें मैक्सिमम हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैन बी शोन बाय वन डबल बॉन्ड। एक डबल बॉन्ड की वजह से ज्यादा कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर आप लिख सकते हो। इसको तो 10 सेकंड मिलने चाहिए क्वेश्चन को, इससे ज्यादा का नहीं है ये, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो। बोलो जल्दी से भाई, सीधा सा आंसर 2 आएगा ना। डबल बॉन्ड की वजह से एक डबल बॉन्ड है, आप कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर लिख सकते हो। यहां पर Cl लगा हुआ है, मान लो यहां Cl लगा हुआ है, यहां पर H लगा हुआ है, H लगा हुआ है। तो एक तो ये स्ट्रक्चर हो गया जिसे हमने सिस नाम दे दिया, एक और स्ट्रक्चर हो गया जिसको हमने ट्रांस नाम दे दिया, Cl एंड Cl। यहां पर H एंड H, बस दो ही तो ज्योमेट्रिकल लिख सकते हो। ज्योमेट्रिकल की बात हुई है और मैक्सिमम की बात हुई है, वरना मिनिमम तो 0 भी आ सकता है। कोई ज्योमेट्रिकल ना बनाए, ये मॉलिक्यूल एल्कीन है, एक डबल बॉन्ड की वजह से कोई ज्योमेट्रिकल नहीं बना पा रहा है, ये कोई ज्योमेट्रिकल नहीं बना पाया ये। तो आप सोच पाओगे, देखो तो बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि एक डबल बॉन्ड की वजह से ज्यादा बस दो ज्योमेट्रिकल लिख सकते हो, एक सिस एक ट्रांस, तीसरा तो बनेगा ही नहीं कभी भी। हाँ, तीसरा लाने के लिए आपको डबल बॉन्ड की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड, 4 डबल बॉन्ड। जैसे जैसे डबल बॉन्ड बढ़ते रहेंगे ऐसे ऐसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर की संख्या बढ़ती रहेगी। 2 डबल बॉन्ड की वजह से 4 भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं, 3 डबल बॉन्ड की वजह से 8 भी बन सकते हैं, 4 भी बन सकते हैं, डिपेंड करता है किस टाइप के डबल बॉन्ड हैं। तो यहां जैसे जैसे हम डबल बॉन्ड की संख्या बढ़ाते रहेंगे ऐसे ऐसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स चेंज होते रहेंगे। तो आई होप कि ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसके बाद कुछ थोड़ा सा थ्योरी साइक्लिक स्ट्रक्चर की पढ़ते हैं। जो हमारे पास साइक्लिक मॉलिक्यूल्स हैं वो साइक्लिक मॉलिक्यूल भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकते हैं। देखो ये जो सामने मैं मॉलिक्यूल लिख रहा हूं, एक मैंने यहां लिख दिया CH3, यहां लिख दिया CH3, यहां लिख दिया H, यहां लिख दिया H, इधर लिखा H, इधर लिखा H। अब ऐसा नहीं कि आप कल को ये बोल दो कि ये ज्योमेट्रिकल लिख दिया, देखो हमने इसका, इट कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। CH3 नीचे आ गया, यहाँ H एंड H मैंने ऊपर लिख दिए। ये लेकिन रोटेशन फ्री है, फ्री रोटेशन का रिजल्ट है। फ्री रोटेशन होने की वजह से अगर आपने ये घुमा के इधर को कर भी दिया, इसको नीचे कर दिया, तो ये रोटेट होके फिर वहीं पहुंच जाएगा। भाई दो व्हील्स लगे हुए हैं, पहिए लगे हुए हैं, एक किसी एक्सल से लगे हुए हैं पहिए, तो आप इन्हें फ्री रोटेट कर सकते हो। यहाँ पर एक है, ये इधर है, ये इधर है। सपोज करते हैं यहाँ पर A चिपका देता हूं मैं, यहाँ B चिपका देता हूँ, यहाँ C चिपका देता हूँ। ऐसे यहाँ पर ये ग्रुप लगा है, ये ग्रुप, यहाँ पर भी A ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर B ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ C। तो मैं जब इसे रोटेट करूंगा तो नीचे आ जाएगा, ये रोटेट करके इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा। तो आप इसे घुमाते रहो। ये दो डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है। मैंने एक कंडीशन बताई थी ना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए, रोटेशन का रेस्ट्रिक्शन होना जरूरी है। जब तक रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड नहीं होगा तब तक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं आएगा। और रोटेशन के रेस्ट्रिक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे रोकना है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के रोटेशन को रोकना चाहते हैं हम। तो हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो डबल बॉन्ड बना दो, ट्रिपल भी बना सकते हो। डबल बॉन्ड की बार बार क्यों बात कर रहा हूं बता दूंगा अभी बीच में। या तो डबल बॉन्ड बना दो रोटेशन को रोकने के लिए, क्योंकि इस एक्सेल की जगह आपने यहां इन दोनों के बीच में दो लगा दिए, सपोज करते हैं रॉड लगा दी दो, तो क्या होगा, अब रोटेशन रुक जाएगा।
तो रोटेशन को रोकने के लिए हम या तो डबल बॉन्ड लगा देते हैं दो एलिमेंट्स के बीच में, या हम साइक्लिक रिंग बना देते हैं इसी मॉलिक्यूल में। अगर मैं क्या कर दूं, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हटाकर, ये हाइड्रोजन मैंने यहां से हटा दिए, और हाइड्रोजन हटाकर बीच में एक ट्रैप कर दिया यहां कार्बन, ताकि रोटेशन रुक जाए। एक कार्बन ट्रैप कर दिया CH2। अब ये फिक्स हो गया CH3 अपनी जगह, अब ये नहीं हिलेगा अपनी जगह से, हम इसे रोटेट नहीं कर सकते। अब रोटेट नहीं कर सकते, यही काम मैं इस वाले स्ट्रक्चर में करता हूं। अगर यही काम मैं इस वाले स्ट्रक्चर में करता हूं तो नाउ दीज टू स्ट्रक्चर्स आर नॉट इंटरकन्वर्टेबल टू ईच अदर। दैट मीन्स मैं बोलूंगा कि ये दोनों एक दूसरे के अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। नाउ दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग कि इन दोनों में फ्री रोटेशन है। इन दोनों के बीच में अब क्या है, रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड। यानी बिना एल्कीन के भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ सकता है। कब आएगा बिना एल्कीन के? जब साइक्लिक मॉलिक्यूल्स होंगे। साइक्लिक मॉलिक्यूल में भी वही कंडीशन चाहिए जो हमें एल्कीन में चाहिए थी, ए बी, यानी एक ग्रुप एक हो गया, एक ग्रुप एक हो गया, एक ग्रुप ए हो गया, एक ग्रुप बी हो गया। ए बी ओरिएंटेशन होना जरूरी है, तब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ पाएगा। ये वाली बात आपको केयरफुली पता होनी चाहिए। साइक्लिक मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, लेकिन अगर जिन कार्बन में रोटेशन रुका हुआ है उनमें ए बी ओरिएंटेशन होगा तब, उसके अलावा नहीं। अगर ए बी ओरिएंटेशन है उन कार्बन में, तब साइक्लिक मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर मैं आपको कहता कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन में थोड़ी होगा ज्योमेट्रिकल, ये भी एच है, ये भी एच है, ये भी एच है, ये भी एच है, किसे इंटरचेंज करोगे? नहीं होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। किसमें होगा? साइक्लोप्रोपेन पर आपने दो क्लोरीन लगा दिए, साइक्लोप्रोपेन में इन कार्बन एटम्स पर दो क्लोरीन अलग अलग कार्बन पर कनेक्ट कर दिए, Cl एंड Cl दोनों एक साथ हैं, नीचे आपने कनेक्ट किए H। तो एक ओरिएंटेशन तो ये जिसमें दोनों Cl एक साथ हुए, उसको मैंने नाम दिया सिस 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन। दूसरा एक और पॉसिबल है, मैंने साइक्लोप्रोपेन का ये स्केलेटन लिखा और लिखकर यहां इन Cl को अलग ओरिएंटेशन पर लिख दिया, ये Cl ऊपर लिख दिया, ये H नीचे, ये वाला जू का तू, यहां पर Cl की जगह H ऊपर लिख दिया, Cl नीचे। तो अब Cl एंड Cl को चेक करो, अपोजिट है। इसका नाम क्या मैं लिखूंगा? ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन। ये आना चाहिए आंसर। दैट मीन्स कभी कभी साइक्लिक मॉलिक्यूल भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। वो कभी कभी कब होगा? जब कार्बन एटम पर ए बी ग्रुप लगे होंगे, तब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगा। अब देखो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं इस पर करने के लिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना। इस क्वेश्चन को जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? GI मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पहला 1,1 डाइक्लोरो सॉरी 1,1 डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, और फोर्थ है ऑल। जल्दी से इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, अगर प्रॉब्लम आ रही है कोई तो स्ट्रक्चर लिखने के बाद आपको विजुलाइज हो जाएगा। 30 सेकंड के बाद आंसर करना। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर लिखते हैं, देखिए मैं बता रहा हूं आंसर। 1,1 डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन लिखा मैंने, 1 पोजीशन पर क्लोरीन,
दूसरा क्लोरीन भी 1 पोजीशन पर, यहां पर क्या होंगे, H होंगे, H होंगे, यहां पर क्या होंगे, दोनों H होंगे। दूसरे वाले का स्ट्रक्चर लिख रहा हूं मैं, 1,2 डाइक्लोरो है, एक पर क्लोरीन, दूसरे पर क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन होंगे, यहां पर H2 लिख दिया। तीसरे का मैंने स्ट्रक्चर लिखा, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, पहले पर ब्रोमीन लिख दिया, दूसरे पर क्लोरीन लिख दिया, हाइड्रोजन लिखो, हाइड्रोजन लिखो, CH2 लिख दो। अब अगर मैं इसको चेक करता हूं तो कार्बन कार्बन पर जहां रोटेशन रुका हुआ है वहां सेम ग्रुप लगे हुए हैं। हमारी एक रिक्वायरमेंट क्या होती थी, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए ना भाई। क्या ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर देगा? अगर यहाँ दोनों H लगे हुए होते, यहाँ दोनों Cl लगे होते, तब तो नहीं करता, तो ये भी नहीं करेगा। यही है हमारा आंसर। अब अगर 1,2 डाइक्लोरो को देखते हो तो ये तो ए बी ग्रुप लगा है और यहां ए बी लगा है। ये वाला कौन सा लिखा है, सामने स्ट्रक्चर सिस लिखा है, आप इसका ट्रांस भी लिख सकते हो, एक Cl को नीचे ले आओ, H को ऊपर ले आओ। और मैं इसका भी लिख सकता हूं दो, एक Br के साथ Cl आ गया, H के साथ H नीचे है, H नीचे है। दूसरा एक और मैं लिख पाऊंगा क्या, डबल बॉन्डेड कार्बन पर, सॉरी सिंगल बॉन्डेड जिसमें रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, मैं लिख सकता हूं H ऊपर, Cl नीचे, Br ऊपर एंड H नीचे। H एंड H ट्रांस हो गए, ये स्ट्रक्चर ट्रांस है। नाम कभी लिखने को आ जाए तो क्या लिखा जाएगा इसका नाम, ट्रांस 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन, और इसका नाम क्या लिखा जाएगा, सिस 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन। ये इन कंपाउंड के नाम होने चाहिए। दैट मीन्स तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 1। बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम ये थी, आई होप के समझ आ गया होगा आपको। टोटल नंबर इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर बताने हैं इस क्वेश्चन में। हाउ मेनी एल्कीन्स कैन बी रिटन इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, मींस ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल भी स्टीरियो होते हैं। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, ऑप्शन नहीं दिए मैंने, बस आप इनकी गिनती बता दो जल्दी से करके कितने बनते हैं। क्वेश्चन की सेंस समझनी पड़ेगी सॉल्व करने के लिए। हाउ मेनी एल्कीन्स कैन बी रिटन बाय दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से एक एल्कीन में ये लिख सकता हूं जिसमें दोनों कार्बन पर अलग अलग पर क्लोरीन लगे हों। एक एल्कीन लिख सकता हूं जिसमें एक ही कार्बन पर दोनों क्लोरीन लगे हों। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है ना। क्या नाम लिखूंगा मैं इस एल्कीन का, इस एल्कीन का मैं नाम लिखूंगा 1,1 डाइक्लोरोइथीन 1,2 डाइक्लोरोइथीन, 1,1 डाइक्लोरोइथीन 1,2 डाइक्लोरोइथीन। तो 1,1 डाइक्लोरोइथीन तो कोई ज्योमेट्रिक, क्योंकि हमें स्टीरियो आइसोमर भी बताना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी बताने हैं, तो ये तो कोई ज्योमेट्रिकल नहीं बनाएगा, इसको तो मैं एक ही काउंट करूंगा। लेकिन ये वाला 1,2 डाइक्लोरो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएगा, एक को बोलूंगा मैं सिस आइसोमर। क्यों सिस, नाम क्या हुआ इसका, सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन। ये हो जाएगा ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन, सिस 1,2 डाइक्लोरो, ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो। टोटल हमारा आंसर 3 होगा। कौन सी इसमें रॉकेट साइंस लगनी है, आसान आसान चीजें कर लो पहले, बड़ी मुश्किल चीजें के चक्कर में बड़े छोटी छोटी प्रॉब्लम्स नहीं छोड़नी है। ये कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है ये प्रॉब्लम। जिन्हें कंसेप्ट क्लियर है, जिन्हें सब्जेक्ट समझ आता है, उसको तो बिना लिखे सॉल्व कर लेना चाहिए इसको, प्रॉब्लम को बस जैसे ही देखो, देख करके दिमाग में स्ट्रक्चर बनाओ, सॉल्व हो जाना चाहिए। और 30 सेकंड से ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं है, हार्डली टू हार्डली। चलो और लिखो, एक मिलती जुलती प्रॉब्लम लिखो अभी और। तो मैंने जो सामने प्रॉब्लम लिखी है, हाउ मेनी एल्कीन्स कैन बी रिटन इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, यानी ज्योमेट्रिकल एल्कीन है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात हो रही होगी। ज्योमेट्रिकल इंक्लूड करते हुए टोटल कितने स्ट्रक्चर बनेंगे वो आपको बताना है। वही अप्रोच रहेगी, पहले इसके जितने डिफरेंट एल्कीन बन सकते हैं सारे लिख लो।
हर एल्कीन के ज्योमेट्रिकल आइसोमर जिसके बन रहा है बना दो, जिसका नहीं बन रहा है मत बनाओ, हमारा टोटल आंसर आ जाएगा। करो जल्दी से सॉल्व, 30 सेकेंड्स हैं इसको करने के लिए। मैं इससे जितने भी डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन रहे हैं वो लिख रहा हूं। सबसे पहले मेरे पास 2 क्लोरीन है, क्लोरीन क्लोरीन, एंड हाइड्रोजन है, Br है। एक स्ट्रक्चर ये बना दिया मैंने, स्ट्रक्चर नंबर 1। स्ट्रक्चर नंबर 2, क्लोरीन मैंने यहीं रखा, यहां हाइड्रोजन ले आया मैं, और दूसरा क्लोरीन ले गया दूसरी तरफ, यहां पर ले आया मैं, Br तो था ही, Br लिख दिया। तीसरी बार मैंने क्या किया, फर्स्ट वाले को चेंज किया Cl के साथ, मैं यहां Br लेकर के आ गया, और यहां पर मैंने हाइड्रोजन एंड क्लोरीन लिख दिया। ये 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे बस, 1, सेकेंड एंड थर्ड। अगर क्वेश्चन ये होता कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बताओ, बस 3 बना पाते आप, चौथा किसी को लग रहा है तो मुझे बताओ, मैं एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे नहीं बनेगा चौथा। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हम किनको कहते हैं, जिनमें बॉन्डिंग के पैटर्न अलग अलग होते हैं। इनमें बॉन्डिंग के पैटर्न अलग अलग हैं, एक ही कार्बन से 2 क्लोरीन लगे हैं, एक कार्बन से 2 क्लोरीन नहीं है, बॉन्डिंग अलग हो गई, ये ज्योमेट्रिकल नहीं हो सकते एक दूसरे के। तीसरे में एक कार्बन से जिससे क्लोरीन लगा उससे ब्रोमीन भी बॉन्डिंग अलग हो गई, ये ज्योमेट्रिकल नहीं हो सकते। बस मैक्सिमम 3 पैटर्न है डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के, ये बन गए। नाम लिख लो, IUPAC नेम, 1,1 डाइक्लोरो, 2 ब्रोमो, 1,1 डाइक्लोरो इथीन, और 1 ब्रोमो, 1,2 डाइक्लोरो इथीन, ये इसका तीसरे का नाम हो जाएगा। अब ज्योमेट्रिकल चेक करो, क्या स्ट्रक्चर नंबर 1 ज्योमेट्रिकल बना पाएगा? तो आंसर होगा नो, क्योंकि एक ही कार्बन से 2 सेम ग्रुप लगे होते हैं तो ज्योमेट्रिकल तो नहीं बनेगा। इसको मैं एक स्ट्रक्चर काउंट करूंगा बस, ओनली 1 स्ट्रक्चर जो सामने लिखा है। अगर मैं चेंज करूंगा पोजीशन तो नया ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा। हाँ, इससे बन सकता है, इससे AB ग्रुप लगा हुआ है, AC ग्रुप लगा हुआ है, एक तो यही लिखा सामने। अगर मैं इसका एक और ज्योमेट्रिकल आइसोमर लिखता हूं तो डबल बॉन्डेड कार्बन पर मैंने यहां Cl एंड H लिखने के साथ बाद में पोजीशन को फ्लिप कर दिया, Cl एंड H लिखा, यहां इसको ऊपर लिख दो Br को, और यहां Cl लिख दो। Cl के रेस्पेक्ट में ये ट्रांस है, Cl के रेस्पेक्ट में ये सिस है, तो ये सेकंड के 2 बन गए। मैं इसको काउंट करूंगा 2, एक नहीं रहेगा ये, एक सिस Cl के रेस्पेक्ट में और एक ट्रांस Cl के रेस्पेक्ट में। तीसरा डिफरेंट एक स्ट्रक्चरल आइसोमर था, इससे भी 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन पाएंगे। कैसे 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर इससे डिफरेंट बनेंगे? एक तो ये लिखा है जिसमें Cl एंड Cl पहले से ही ट्रांस है, ये इससे अलग है सेकंड से, क्योंकि सेकंड में तो जिस कार्बन पर Cl है उस पर H है, यहां पर जिस कार्बन पर Cl है उस पर Br है, ये इससे डिफरेंट हो गया। दैट मीन्स अब मैं क्या लिखूंगा इसको नहीं, गलत हो गया ये दोनों तो पहले से ही एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल लिख दिए मैंने, नो सॉरी, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं है एक दूसरे के। सेकंड एंड थर्ड को चेक करो भाई, सेकंड एंड थर्ड देखो, सेकंड एंड थर्ड में 2 अलग अलग कार्बन से Cl लगे हुए हैं, यहां 2 अलग अलग कार्बन से Cl लगे हुए हैं, तो सेकंड एंड थर्ड अलग अलग ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन आता, मैंने अभी एक क्वेश्चन बोला था कि अगर क्वेश्चन आता कि ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने हैं, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 2 देने हैं आपको, एक 1 और एक 2।
तो ये वाला जो स्ट्रक्चर लिखा है ये यही तो स्ट्रक्चर है, दोबारा से लिख दिया मैंने। इस कार्बन पर Br-Cl है, कार्बन पर Br-Cl है, इस कार्बन पर HCl है, इस कार्बन पर HCl है। तो ये हटा रहा हूं मैं आपको ये बताने के लिए कि टोटल कितने स्ट्रक्चर्स बने हैं। इसको देख लेना, मैंने गलत लिख करके ये डेफिनेटली गलती की है। ये टोटल 3 स्ट्रक्चर्स बनेंगे यहां। आंसर मेरा आना चाहिए सेकंड एंड ये थर्ड, क्योंकि सेकंड एंड थर्ड एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। ये एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं है, क्योंकि इनमें बॉन्डिंग सेम है। अब क्योंकि मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि टोटल स्टीरियो आइसोमर समेत ज्योमेट्रिक स्टीरियो आइसोमर समेत स्ट्रक्चरल आइसोमर बताओ, यानी टोटल एल्कीन बताओ। तो 3 एल्कीन बनेंगे। एक का नाम हो जाएगा फर्स्ट का 2 ब्रोमो 1,1 डाइक्लोरोइथीन, और दूसरे का नाम हो जाएगा सिस, और तीसरे का नाम हो जाएगा ट्रांस। जो भी नाम आगे है, ट्रांस 1 ब्रोमो 1,2 डाइक्लोरोइथीन। तो आंसर 3 आएगा भाई इसमें। प्लीज थोड़ा केयरफुली करना, इसको दोबारा से एक बार नोट कर लिया होगा आपने, इसको दोबारा से रिपीट करके कर सकते हो। ये अप्रोच रखनी है वेल इन टाइप के क्वेश्चंस को करने की, इस तरह की अप्रोच हम रखेंगे। तो मैं समझता हूं आज के लिए हम इतना रखेंगे, इतना करते हैं। और अगर इसमें क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बताओ।